इस वीडियो में क्लास 8 साइंस का जो चैप्टर बचा हुआ था, जिसमें अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं परिकार्य, इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करेंगे फर्स्ट में, और आगे वाली चैप्टर को भी रिवीजन करेंगे। सभी चैप्टर को रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता? वह केंद्रक झिल्ली होता है। कोशिका के केंद्रक का वह कोशिकीय घटक जिसकी अधिकांश प्राकेंद्रियों मौजूद नहीं होती है, उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह दोहरी परत की एक झिल्ली होती है जो केंद्रक के चारों ओर घेरी रहती है, जिसमें से बाहरी झिल्ली अंतःपारदव्य जालिका से जुड़ी होती है, जिस पर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, 1831 में किया था, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? यह होती है ऑक्सीजन की। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होता है? ऊर्जा मुद्रा एटीपी होता है। किस कोशिकांग को कोशिका का आत्महत्या थैली भी कहते हैं? वह होता है लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या थैली के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम का पीएच मान 5.5 से 5 अम्लीय होता है। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? यह होती है कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में होता है। अगला है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? यह होती है 50S और 30S के बीच में होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? 50S और 30S। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका की द्रव्य झिल्ली से जुड़ा होता है। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और 2 उप इकाइयों में 50S और 30S की बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाती है। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होते रहता है। नेक्स्ट है, प्राकेंद्रिकीय कोशिका की वह प्राकेंद्रिकी कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करना है, जिसमें है झिल्लीबद्ध कोशिका की मौजूदगी इसमें होती है गलत, जबकि अत्यधिक छोटा आकार इसका होता है। एकल गुणसूत्र इसका नाभिकीय केंद्र केंद्राव कहलाता है। प्राकेंद्रिकी कोशिका की मुख्य विशेषता यह होता है कि अत्यधिक छोटे आकार की एकल गुणसूत्रीय होता है। इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्राकाव कहलाता है। प्रोकैरियोटिक जीव या प्रोकैरियोटिक ऐसे जीव को कहा जाता है जिसकी कोशिका झिल्ली बंद केंद्रक में नहीं पाई जाती है। जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो मोल होता है। 30.5 कैलोरी मोल होता है। संश्लेषित अणु एटीपी का उपयोग कोशिका के अंदर सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। जब पानी का उपयोग करके एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को तोड़ा जाता है तो 30.5 किलो मोल के बराबर ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? वह होता है अंतःद्रवी जालिका। अंतःद्रवी जालिका सुकेंद्रीय कोशिकाओं में स्थित एक झिल्लीदार कोशिकांग है। इसका प्रमुख कार्य विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करना होता है। अंतःद्रवी जालिका की रचना प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिका होती है? यह होता है सल्की उपकला ऊतक एक चपटी कोशिकाओं के पतले अस्तर से बनता है। इसके किनारे अनियमित होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़ा के वायुकोश में पाया जाता है और यह विसरण सीमा का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है, बल्कि पाइरूवेट का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से पाइरूवेट का विखंडन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट, कशेरुकियों की आकृति कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करता है? इसमें औषधि एवं विषों का निराविषीकरण करता है। कशेरुकी प्राणियों जीवों में यकृत कोशिकाओं में SER जो होता है, यह नामक पदार्थ स्रावित होता है तथा यह चिकनी झिल्ली-नुमा परत पाई जाती है। इसमें परत होती है जिसका मुख्य कार्य होता है औषधि और विष के निराविषीकरण निर्मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाना का रूप में जाना जाता है? वह राइबोसोम होता है। राइबोसोम को
कोशिका के प्रोटीन के कारखाना के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन दोनों से बने एक अंतरकोशिकीय संरचना होती है और यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान लेता है। किसी कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है 1857 में अल्बर्ट वान कोलिकर ने किया था। अल्बर्ट वान कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज 1857 में किया था। नेक्स्ट यूकेरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? यह होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक झिल्ली आबंध कोशिका होती है जिससे प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रोलेजेज एंजाइम पाया जाता है जो सभी प्रकार के जैविक बहुल यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका और परिपक्व आरबीसी को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। अंतःद्रव्य जालिका के द्वारा लाइसोसोम के एंजाइम का निर्माण होता है तथा चारों ओर की झिल्ली का निर्माण गोल्जी कॉय द्वारा होता है। कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइसोसोम फट जाता है और मुक्त एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देता है। इस कारण लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट अगला है स्लाइडेन और स्वान द्वारा किया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीव पर लागू नहीं हुआ था? यह विषाणु पर लागू नहीं था, कवक और जंतु शैवाल पर लागू हुआ था। स्लाइडेन और स्वान द्वारा किया गया कोशिका सिद्धांत कवक, जंतु और शैवाल पर लागू हुआ था परंतु विषाणु पर लागू नहीं था, वायरस पर लागू नहीं हुआ था। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार किया गया था? यह किया गया था कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में किया गया था जिन्होंने कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धन यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल पर एक भाग है। इन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस लिया और इसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोषयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखा। बक्से में मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिया था। नेक्स्ट केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसा पदार्थ को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यह विशिष्ट पारगमय कला से घिरी रहती है। प्रायः इसमें स्वजनन की क्षमता होती है। कोशिका की संरचना कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव तथा केंद्रक से मिलकर होती है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। केंद्रक कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव में अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस जीव द्रव संकुचन कहते हैं। जीव द्रव कुंचन या प्लाज्मोसिस कहते हैं। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोसिस जीव द्रव कुंचन कहते हैं। नेक्स्ट कोशिका द्रव को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? यह प्लाज्मा झिल्ली होता है। इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? यह करता है मेटाफेज का। मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं और धुरी के तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण होता है। इस चरण में सेंट्रोमियर विभाजित होता है और अलग किए गए क्रोमेटिन स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बन जाते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व के समक्ष जीव की सबसे छोटी इकाई जो होता है क्या होता है? यह होता है कोशिका होता है। स्वतंत्र अस्तित्व में सूक्ष्म जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। पादप कोशिकाओं में मौजूद जल की मात्रा संचलन और सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देता है। पादप कोशिकाओं में मौजूद जल की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देता है। पौधे को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिका पाई जाती है। पौधों को जानवरों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि पौधों के शरीर में जैसे कई मृत कोशिका पाई जाती है जिन्हें
किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही पौधे को जानवरों की तरह भोजन व आश्रय की तलाश में जाना भी नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? पादप कोशिका में क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरण कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वह विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। अगला, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? लवक और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त लवक और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग और डीएनए और राइबोसोम होते हैं। पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया जिसमें से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? यह होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? राजधानी में। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर में राजधानी में संचित किया जाता है। पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होते हैं? यह मौजूद होता है हरित लवक में। पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के हरित लवक में मौजूद होते हैं। कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? वे कोशिकांग जो है केवल पादपों में लवक हो जाएंगे। लवक केवल पादपों में पाए जाते हैं। लवक का कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचना होती है। लवक तीन प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। माइटोकॉन्ड्रिया पौधे और जंतु कोशिका में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया पौधा और जंतु दोनों में पाया जाता है, इसे वो कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पौधा और जंतु दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणुओं का संरक्षण होता है? वह होता है अवर्णी लवक में। अवर्णी लवक पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संरक्षण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है? यह पत्तियों और प्रारोहों में पाई जाती है। चित्र में दर्शाया गया कोशिका पत्ती और प्रारोह में पाई जाती है। नेक्स्ट, अगला चैप्टर जंतुओं में जनन। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जिसमें पहला दिया हुआ प्रश्न है इसमें, जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक होता है या प्रजनन होता है? जीवों में निरंतरता के लिए प्रजनन। जीवों में निरंतरता प्रजनन करते हैं। यह जैविक प्रक्रिया जिसमें जीव नए जीवों का निर्माण करते हैं। अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं एक जीव। अलैंगिक प्रजनन एकल मूल कोशिका द्वारा होता है। यह निचले जानवरों जैसे पौधों में होता है। अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं एक नर एवं एक मादा अथवा एक उभयलिंगी। लैंगिक प्रजनन पुष्प के नर भाग को पुंकेसर तथा मादा के भाग को अंडक कहते हैं। लैंगिक प्रजनन अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन द्वारा होता है। नेक्स्ट, आंतरिक निषेचन होता है यह मादा शरीर के अंदर में निषेचन होता है, उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन क्रिया अंडाणु और शुक्राणु के संलग्न से होता है। मादा जनन अंग को कहते हैं गर्भाशय। गर्भाशय एक खोखला पिरामिडीकार अंग होता है। इसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर चौड़ा। लंबाई जो होता है गर्भाशय की लंबाई 7.5 मीटर सेंटीमीटर होता है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा मोटाई इसका होता है 1.25 सेंटीमीटर होता है। मेढक का अंडा होता है या गोला अर्धपतिका व मध्यपतिका होता है। मेढक का अंडा जो होता है यह होता है गोलार्धपतिका व मध्यपतिका होता है। गेस्टुलेशन के दौरान पोलिनिवेशन दीपों का होना किस विशेष वर्ग में होता है? यह होता है पक्षियों में। मुर्गी के परिवर्धन में निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी भ्रूण झिल्ली भ्रूण को पोषण प्रदान करता है? यह करता है योक सेक जो होता है मुर्गी के परिवर्धन में बाहरी भ्रूण झिल्ली भ्रूण को पोषण देता हुआ होता है योक सेक। अगला, वह बाहरी भ्रूण झिल्ली जो सेने के तीसरे दिन सिरोसा तथा एम्नियोन के मध्य मुर्गी के भ्रूण को विकसित होती कहलाती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉइन्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉइन्स होता है वह। अगला, मेढक के भ्रूण विकास के दौरान ब्लास्टोपोर प्रकट होता है, वह होता है बाद की ब्लास्टुला अवस्था में। मेढक के भ्रूण विकास के दौरान ब्लास्टोस्पोर प्रकट होता है बाद की ब्लास्टुला अवस्था में। पीतक की मात्रा तथा उसके वितरण के आधार पर मेढक के अंडे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मध्यपतिका तथा गोलोर्धपतिका। मध्यपतिका गोलोर्धपतिका होता है। कौन सा महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? वह अंडाशय मूत्र मार्ग नहीं है, जबकि
महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा है गर्भाशय, अंडाशय, डिंबवाहिनी। गर्भाशय, योनि, अंडाशय और डिंबवाहिनी नलिका महिलाओं के प्रजनन तंत्र का अंग है, जबकि मूत्र मार्ग महिला प्रजनन तंत्र नहीं है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक दर तय करने के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? यह होता है लोगों द्वारा गर्भ निरोधक विधि को स्वीकार करना। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता दर तय करने हेतु कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? लोगों द्वारा गर्भ निरोधक गोलियों का स्वीकार्यता करना। नीचे दिए गए विकल्पों में गर्भ निरोधक की यांत्रिक बाधा विधि के लिए सही उदाहरण का चयन करना है, जिसमें था शोध बैरियर विधि के अंतर्गत रोधक साधकों के माध्यम में अंडाणु और शुक्राणु के भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। इस प्रकार के उपाय पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध है। उदाहरण के लिए कंडोम निरोध का उपयोग होता है। नेक्स्ट, जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं में कौन सा विशेषता पाई जाती है? वह होता है नर जनन कोशिका छोटी और गतिशील, मादा खाद्य भंडार युक्त बड़ी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुष में शुक्राणु के हस्तांतरण को रोकने के लिए किया जाता है? यह होता है शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किए जाने की विधि एक प्रकार की शल्य चिकित्सा पद्धति होता है। इसका उपयोग पुरुषों में शुक्राणुओं के हस्तांतरण को रोकने के लिए किया जाता है, जबकि कंडोम का इस्तेमाल और कॉपर टी प्रविष्ट का उपयोग असुरक्षित यौन संबंधों से बचाव के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है भ्रूण जो होता है अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात जो गर्भ बन जाते हैं। भ्रूण जिसे एम्ब्रो अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ फेटस बन जाते हैं। गर्भाशय के दौरान भ्रूण के पोषण का कार्य प्लेसेंटा द्वारा होता है। अंडाणु मादा गैमेट सेक्स सेल को कहते हैं। ये ओवरी के रूप में उत्पादित होते हैं। शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलने से निषेचन की क्रिया संपादित होती है। निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट बन जाता है। माँ के गर्भ को पोषक तत्वों की आपूर्ति प्लेसेंटा के माध्यम से होती है। निम्न में से क्या गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की एक हानि होता है? यह होता है ये हार्मोनल असंतुलित पैदा कर देते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन से हार्मोनल असंतुलन पैदा हो सकता है। गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन का सबसे प्रतिकूल प्रभाव रक्तस्राव है। महिलाओं की सिर दर्द, मतली, पेट में ऐंठन, कामेच्छा में कमी, स्तन कोमलता तथा योनि स्राव हो सकता है इसमें। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग किया जाता है। यह होता है गर्भाशय के बचाने के लिए। तीव्र गति के जनसंख्या तथा संसाधन पर बढ़ते दबाव के वजह से सरकार द्वारा परिवार नियोजन के उपयोग पर बल दिया गया है। इस दिशा में गर्भ निरोधक से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक उपाय बनाए जाने रहे हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास चरण का एक हिस्सा नहीं होता है? यह मोटापा यौन विकास के विभिन्न चरण में पुरुष एवं महिलाओं में विभिन्न शारीरिक परिवर्तन परिलक्षित होते हैं, जैसे महिलाओं में मासिक धर्म का आना, पुरुषों में कंठ में परिवर्तन से आवाज में भारीपन, मोटी आवाज होना, चेहरे पर मुहासे निकलना आदि। परंतु मोटापा असंतुलित खान पान तथा शारीरिक श्रम का न होने का परिणाम होता है, न कि यौन विकास का। नेक्स्ट है मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष नामक थैली में क्यों स्थित होता है? क्योंकि यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर में 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष नामक थैली में स्थिर होता है, क्योंकि यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर के 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने के लिए मदद करता है। गर्भ निरोधक की किस विधि से शरीर में हार्मोन संतुलन में बदलाव होता है? यह होता है गोलियों का सेवन से। नेक्स्ट है किशोर अवस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार का आहार की आवश्यकता होती है? पोषण की दृष्टि से संतुलित आहार। किशोर अवस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए पोषण की दृष्टि से संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार से तात्पर्य ऐसे आहार से होता है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में सम्मिलित होते हैं। अजन्मे बच्चों का लिंग निर्धारण की जांच करवाना स्वास्थ्य संबंधी जानकारी नहीं है। यदि आप भ्रूण के लिंग का पता चलाने के लिए बाद गर्भपात करवाते हैं तो आपको गर्भावस्था के चरण के आधार पर 3 या 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। 3 या 7 साल। नेक्स्ट मानव में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिलाओं की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है। निषेचन कहाँ पे होता है? यह होता है डिंबवाहिनी नलिका में। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक को इसमें से कौन सा तरीका यौन रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायता देता है? यह होता है कंडोम। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से कौन सा नसबंदी विधि एक अस्थायी विधि होता है? यह होता है सर्जरी द्वारा नसबंदी करना। महिलाओं में यौनारंभ के दौरान पहला मासिक धर्म के रूप में जाना जाता है, यह होता है रजो दर्शन के रूप में जाना जाता है। महिलाओं के यौन आरंभ के दौरान पहला मासिक धर्म रजो दर्शन के रूप में जाना जाता है। जब कोई महिला 40 या 50 की उम्र तक पहुंचती है तो उसमें प्रजनन हार्मोन में प्राकृतिक गिरावट आती है। आखिरी माहवारी के 12 महीने बाद से रजोवृत्ति का संकेत मिलता है। नेक्स्ट है पदमासिक, क्या बोलते हैं इसमें, ये रजोवृत्ति पदमासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है। रजोनिवृत्ति पदमासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है। मेनोपॉज यानी रजोवृत्ति वह स्थिति है जब महिला में मासिक चक्र या मासिक धर्म की प्रक्रिया रुक जाती है, अर्थात यह मासिक चक्र का अंतिम चरण होता है। आमतौर पर किसी महिला की मासिक धर्म चक्र रुकने की अवधि 45 से 50 साल की उम्र के दौरान आती है। अगला, गर्भ निरोधक की कौन सी विधि एचआईवी के संक्रमण को रोक सकता है? यह होता है केवल रोध विधियां। लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है? लूप जो होता है यह औषधि रहित आईयूडी लेपेस लूप एक आंतरिक गर्भाशय युक्ति होता है। यह डिंबवानी नलिकाओं के मार्ग में अवरुद्ध कर देता है। ये युक्ति डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है। यह युक्ति एक लंबे समय तक काम करने वाली प्रतिवर्ती जन्म नियंत्रण का एक रूप होता है। नेक्स्ट, केंद्रपति अंड निम्न में से क्या होता है? यह होता है कीटों द्वारा होता है। कीटों में केंद्रीय पित्तकी अंड होता है। कीट में सतही कोरक या परिकोरक ब्लास्टुला पाया जाता है। सतही कोरक या होता है सतही कोरक या परिकोरक ब्लास्टुला कीटों में पाया जाता है। ब्लास्टोस्पोर युक्त भ्रूण क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं गैस्टुला ब्लास्टोपोर युक्त भ्रूण कहलाते हैं। किस अंडे में माइक्रोपाइल पाया जाता है? यह अंडा जो होता है केंद्र पित्तकी कीट का अंडा में माइक्रोपाइल पाया जाता है। विदलन की दर अल्फा 1 प्रतीक की मात्रा नियम करता है। यह होता है ब्लासफोर का नियम है। विदलन की दर गुना 1 बाय पीतक की मात्रा का नियम ब्लासफोर के नियम के रूप में जाना जाता है। सन 1885 में ब्लासफोर ने यह नियम प्रस्तुत किया जिसमें कहा कि अंडे में विदलन की दर उसमें उपस्थित पीतक की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा विदलन की दर गुना 1 बाय पीतक की मात्रा होता है। अगला चैप्टर है किशोर अवस्था की ओर। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है किशोर द्वारा औषध का उपयोग करने का एक कारण होता है। किशोरों द्वारा औषधि का उपयोग करने का कारण होता है, यह होता है आनंदात्मक भावनाएं। किशोर द्वारा औषध का उपयोग करने का एक कारण आनंदात्मक भावना होती है। किशोर द्वारा औषध का इस्तेमाल करने से शरीर में जाकर यह नुकसान पहुंचाता है और उन्हें अपनी आदि बना देता है, जो कि बहुत नुकसानदायक होता है। किशोर द्वारा नशीली दवा का तीव्र मादक प्रभाव है जो आत्महत्या होने की संभावना बढ़ा सकती है। अल्कोहल शराब का दुरुपयोग करने वाले किशोर में चार आत्महत्याओं में से एक आत्महत्या शराब के दुरुपयोग करने से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 30% आत्महत्या शराब के दुरुपयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है, कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा एक किशोर विद्यार्थी की निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है तथा उत्पन्न कर सकता है एक अस्थायी निम्न उपलब्धि प्रतिमान घनिष्ठ मित्र से अगला अलगाव परिवार के सदस्यों से कुसंयोजन। कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा किशोर विद्यार्थी को निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून कर सकता है तथा वह अस्थायी निम्न उपलब्धि प्रतिमान घनिष्ठ मित्र से अलगाव परिवार के सदस्य के से कुसंयोजन उत्पन्न कर सकता है। किशोर अवस्था एक अवधि होती है अत्यधिक संवेदनशीलता। किशोर अवस्था में बालक के व्यवहार में पाई जाने वाली स्थिरता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच सकती है, इसलिए इसे तूफान व तनाव की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में शरीर और ग्रंथियों में परिवर्तन के कारण संवेगात्मक तनाव बहुत बढ़ जाता है। गेसेल के अनुसार इस आयु में वह अपने संवेगों का नियंत्रण करने की प्रबल इच्छा निश्चित रूप से रखता है। इस प्रकार ज्यों-ज्यों पूर्व किशोर अवस्था समाप्ति की ओर बढ़ती है, त्यों-त्यों परंपरागत तूफान और तनाव के परिमाण कम होते रहते हैं। इस प्रकार किशोरों के संवेग प्रायः तीव्र अनियंत्रित अभिव्यक्ति वाले और विवेक शून्य हो जाते हैं, लेकिन संवेगात्मक व्यवहार में प्रायः प्रति वर्ष उत्तरोत्तर सुधार होते जाता है। नेक्स्ट, वृद्ध लोगों को इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। सभी विकल्प सही दें। बड़े बटन जिस पर
जिस पर वाले वस्त्र मजबूत सिलाई होना चाहिए, ढीले एवं आरामदायक वस्त्र होना चाहिए। वृद्ध लोगों को बड़े बटन, जिस पर वाले वस्त्र मजबूत सिलाई वाले, ढीला एवं आरामदायक वस्त्र होना चाहिए, पहनने चाहिए। वृद्ध अवस्था में वृद्ध व्यक्तियों का शरीर बहुत नाजुक हो जाता है। उन्हें उन्हें बहुत ही आरामदायक वस्त्रों की आवश्यकता होती है, जिससे उनके शरीर में चुभन न हो। बड़े बटन रहने से उन्हें खोलने और बंद करने में आसानी रहती है और ढीले एवं आरामदायक वस्त्र उनके शरीर को आराम मिलता है, बैठने उठने में आसानी रहता है। नेक्स्ट है किशोर अवस्था, शब्द लैटिन क्रियापद से लिया गया, जिसका मतलब होता है पक्वता की ओर वृद्धि के लिए। यह एक ज्वार भाटे का काल होता है। किशोर अवस्था ज्वार भाटे का काल होता है। नेक्स्ट है किशोर अवस्था तूफान और तनाव की अवस्था में किसने कहा था? यह कहा था स्टेनले हॉल के अनुसार किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान का विरोध की अवस्था स्पष्ट करता है। किशोर अवस्था के प्रमुख लक्षण होते हैं शारीरिक परिवर्तन का तीव्र होना। लड़कियों में किशोर अवस्था का उम्र होता है 12 से 13 वर्ष। लड़कियों का किशोर अवस्था का उम्र 12 से 13 वर्ष की आयु होता है, प्रारंभ होता है। यौन विकास की यह कड़ी समानता 2 से 5 वर्ष तक होते रहता है। 2 से 5 वर्ष तक होते रहता है। यौन विकास का जो होता है 2 से 5 तक, यह हर किसी में अलग अलग समय पर शुरू होती है और अलग अलग अवधि तक रहती है। नेक्स्ट है बालिकाओं की किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए? यह यौन उत्पीड़न समस्या। नेक्स्ट है 12 वर्ष से 18 वर्ष का आयु काल कहलाता है, किशोर अवस्था कहलाता है। नेक्स्ट बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? यह मनोवैज्ञानिक जो होता है किशोरावस्था कहलाता है, मनोवैज्ञानिक होता है। उस मनोवैज्ञानिक का पहचाने जिसने कहा कि किशोर अवस्था की समुचित विशेषता को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। इसने कहा था बिगे और हॉन्ट ने कहा था। बिगे और हॉन्ट के अनुसार किशोर अवस्था की समुचित विशेषताओं को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। कौन किशोर अवस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? इसमें वस्तु स्थिति स्तरण प्राप्त करना। किशोर अवस्था का विकास कार्य वस्तु स्तरण प्राप्त करना नहीं होता है, अर्थात किशोर अवस्था का विकासात्मक अवस्था निरंतर चलते रहती है। यौनावस्था की बाधा में शामिल होता है यह स्वयं को संकल्पना का विपरीत होना, मनोवैज्ञानिक बाधा, शारीरिक बाधा। यौन अवस्था की बाधा में शामिल होता है स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, मनोवैज्ञानिक बाधा या शारीरिक बाधा होता है। पूर्ण किशोर अवस्था की उम्र होती है 13 से 17 वर्ष होता है। पूर्ण किशोर अवस्था की उम्र 13 से 17 वर्ष के बीच होता है। किशोर अवस्था 13 से 14 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवस्था है। किशोर अवस्था जो होता है 13 से 14 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक की अवस्था होती है। 16-17 वर्ष की अवस्था पूर्ण किशोर अवस्था कहलाता है तथा इसके बाद की अवस्था उत्तर किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था के बाद में उत्तर किशोर अवस्था होता है। विकास की इस अवस्था को स्वर्ण आयु भी कहते हैं। छद्म परिपक्वता काल होता है। छद्म परिपक्वता काल कहलाता है, यह किशोर अवस्था कहलाता है। नेक्स्ट अगला चैप्टर है बल तथा दबाव। बल तथा दबाव, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में बल के बारे में कौन सा कथन सत्य कहा गया है? इसमें हो जाएगा बल जो होता है इसे F द्वारा दर्शाया गया है। इसका ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। संपर्क बल का उदाहरण इसमें कौन सा? संपर्क बल का उदाहरण जो है दो वस्तुओं के बीच संपर्क होना संपर्क बल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से स्थिर विद्युत बल के लिए सही विकल्प का चुनाव करना है। स्थिर विद्युत बल के लिए यह हो जाएगा यह एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी अनावेशित वस्तु के बीच कार्य करता है। दिए गए विकल्प में बल के प्रभाव को नहीं प्रदर्शित किया जा सकता है। यह किसी स्थिर वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन दिखाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है निम्न में से द्रव पदार्थ द्वारा लगाए गए दबाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? कथन सत्य जो है इसमें यह गहराई पर निर्भर करता है। अगला वायु में पड़ने वाले दबाव से संबंधित सही कथन का चुनाव करना। पृथ्वी पर वायु में दबाव को उस बिंदु पर वायुमंडलीय दबाव कहते हैं जिस पर मापने के लिए साधारण बैरोमीटर और एरोइड बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। यह ऊंचाई के साथ घटता है, यानी जैसे जैसे हम वायुमंडल से ऊपर जाते हैं यह घट जाता है। नेक्स्ट है बल समीकरण F बराबर होता है
एम ए होता है, बल एफ बराबर एम ए होता है। बल वह बाहरी कारक होता है जो प्रारंभिक अवस्था परिवर्तन करता है, एफ बराबर एम ए होता है। नेक्स्ट है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक 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 पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत बल कितना होगा? बल हो जाएगा 15 न्यूटन हो जाएगा। परिणामी बल जो होता है इसमें 15 न्यूटन। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन में h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल के समान होना चाहिए, यह वस्तु का वजन के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु को त्वरण a से गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? m इंटू ए होगा, m इंटू ए। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। नेक्स्ट है, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण जो होता है यह होता है 180 डिग्री होता है। निम्नलिखित में से कौन भौतिक इकाई एक वस्तु को स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, वह होता है बल होता है। बल का मतलब न्यूटन होता है। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल न लग रहा हो। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता? कभी भी अकेले बल अकेले नहीं होता है। नेक्स्ट है, कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल प्रभाव होता है? यह होता है एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, संतुलित बल का प्रभाव होता है। बल बराबर होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण बराबर बल निकलता है। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल जो होता है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर। प्रतिबल का सही मात्रक न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है, पास्कल भी कहते हैं प्रतिबल का सही मात्रक को। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उस पर कथन लागू होगा? 1 मीटर पर स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। यदि यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे खिंचाव कहेंगे। यदि 2 केजी की वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण गति पर कर रहा है तो इस पर लगने वाला कुल बल जो होगा यह होगा 8.8 न्यूटन हो जाएगा, 8 न्यूटन, क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, इसलिए गुना कर देंगे 8 न्यूटन निकल जाएगा। नेक्स्ट है, 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है तो उस पर एक समान त्वरण आरोपित होता है। पिंड पर आरोपित बल की गणना करना है। माना कि m 100 केजी है, u 5 है, v 15 है, तो t हो जाएगा जो 5 सेकंड। f बराबर m होता है, m बराबर हो जाएगा f बराबर m v माइनस u बाई टी। 100 गुना करने पर निकलेगा 200 न्यूटन निकल जाएगा। पिंड पर आरोपित बल 200 न्यूटन निकलेगा। 20 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु पर 4 मीटर पर स्क्वायर त्वरण से हस्तांतरण होता है तो उस पर लगने वाला बल का मात्रा गणना करेंगे तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 80 न्यूटन निकल जाएगा। द्रव्यमान 20 है और त्वरण ए है तो बल निकालने के लिए गुना कर देंगे, 40 80 हो जाएगा। नेक्स्ट है, 100 न्यूटन पर बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण की गणना करना। त्वरण निकालने के लिए F बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। इसमें F का मान 100 दिया है, M का मान 50 दिया था, एक लेसन का 2 निकल जाएगा। यदि 25 केजी के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान होती है तो वस्तु का लगाया गया बल जो होगा, इसमें बल निकालना 25 और 8 दिया हुआ, ए और दोनों दिया हुआ था, 25 गुना 8 कर देंगे आंसर आ जाएगा इसका 25 इंटू 8 ये 200 न्यूटन निकल जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर कार्य करने के बावजूद भी इसके आकार में परिवर्तन न हो तो इस गुण को कहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वह गुण कहलाएगा बाहरी व कारक दिखाने अवस्था होता है, बाह्य बल होता है, वह चेष्टा करता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट है, 15 केजी द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गति से गतिमान, उस पर बल जो होगा 15 गुना 5 करीब 75 न्यूटन हो जाएगा। किसी वस्तु के संवेग में 0.2 सेकंड में से 10 केजी मीटर पर सेकंड परिवर्तन वस्तु पर किया गया बल जो हो जाएगा दिया गया, इसमें टी का मान 0.2 सेकंड है, संवेग जो होगा 10 केजी हो जाएगा, बल होता है संवेग में परिवर्तन बड़ा समय होता है, 500 मीटर निकल जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित पर बल प्रभाव को नहीं दर्शाता है? यह हो जाएगा वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। यह जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल जो बन जाता है यह होता है शून्य हो जाता है। जब 8 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड में 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है तो लगाया गया बल का परिमाण जो हो जाएगा यह हो जाएगा 20 न्यूटन, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान 8 है, वस्तु का वेग u 4 है और वेग बढ़ने पर 9 हो जाता है तो समय 25 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बराबर m माइनस भी u बाई टी तो 20 हो जाएगा। वस्तु पर लगने वाला बल परिमाण 20 न्यूटन होगा। नेक्स्ट है, बल प्राकृतिक में अकेले कभी नहीं होता है, बल अकेला नहीं होता है।
बल में द्रव्यमान और त्वरण होता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को गति में लगाने के लिए उसे धक्का देने पर खींचना कहलाता है, यह कहलाता है बल कहलाता है, खींचना या धक्का देना। दो पिंड के बीच में बल सदैव होता है, यह होता है समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, दबाव को मापते हैं हम लोग, दबाव बराबर बल और क्षेत्रफल में मिलाकर के दबाव निकलता है। बल और क्षेत्रफल, दबाव को बल और क्षेत्रफल से मापते हैं। दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब का मात्रक पास्कल न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है। यदि लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा, यदि लगाए गए बल के लिए क्षेत्रफल कम है तो दाब हो जाएगा इसका किसी किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब को बल या दाब प्रेशर कहते हैं। अतः क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ही कम बल लगेगा इस पर। क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। दाब का इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। निम्नलिखित में दाब का जो बीमा सूत्र क्या होता है, दाब का बीमा सूत्र जो होता है यह M L/-1 T/-2 होता है। दाब का बीमा ML होता है। दाब बराबर बल बाय क्षेत्रफल होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, केजी मीटर MLT हो जाएगा। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, मीटर गुना मीटर स्क्वायर हो जाता है। दाब का निकालेंगे बल बाय क्षेत्रफल MLT L स्क्वायर तो हो जाएगा ML-1 हो जाएगा और T/-2 हो जाएगा। दाब को 10 के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब को जो होता है पर नोड थ्रस्ट की प्रति इकाई के रूप में प्रयुक्त करते हैं। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो उसके दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल क्या हो जाता है, यह कम हो जाता है, इसलिए P बराबर F/A हो जाता है। नेक्स्ट, दाब का सही मात्रक पास्कल या न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। जैसे एक सरल पदार्थ के मुक्त सतह से गहराई तक बढ़ाते हैं तो तरल द्वारा डाला गया दबाव जो होता है इसका बढ़ जाता है, दबाव इसका बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव जो हो जाता है यह कम हो जाता है। क्या बोलते हैं इसमें, क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दबाव कमी होगा। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है, यह होता है दबाव कहते हैं। दबाव बराबर F/A हो जाता है। नेक्स्ट, दाब बराबर जो होता है, दाब बराबर उत्प्रेक्ष बटा क्षेत्रफल होता है। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव जो होता है कम होता है, दबाव बाहर की तुलना अधिक हो जाता है, केबिन के अंदर में दबाव ज्यादा होगा। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव के एक निश्चित तापमान पर वायु दबाव घनत्व के अनुपातिक होता है। वायु दाब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होता है और जबकि तापमान बढ़ने के साथ साथ घटता है। वायु दाब को बैरोमीटर में मापते हैं। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, दाब को जो है परनोट के प्रति इकाई क्षेत्रफल में परिभाषित करते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब का सही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसे पास्कल भी कहते हैं। यह एक अदिश राशि, दाब एक अदिश राशि है। नेक्स्ट अगला चैप्टर है घर्षण। इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे घर्षण चैप्टर का, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, घर्षण एक प्रकार का बल है। घर्षण जो है एक प्रकार का बल है। घर्षण एक प्रकार का बल कैसा बल है, घर्षण जो है यह गति का विरोध करता है, संपर्क के दो सतहों के बीच काम करता है। घर्षण न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार कोई वस्तु विराम अवस्था में तो एक समान गति से स्थिति में रहता है जब तक कोई उस पर बाहरी बल उसे कार्य नहीं करता, लेकिन पर वस्तु घर्षण बल के कारण कुछ गति के बाद रुक जाता है। संपर्क में दो सतहों के बीच काम करने वाले बल को एक पिंड के दूसरे पर गति का विरोध करते हैं, उसे घर्षण बल कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन घर्षण बल के लिए सही है। घर्षण बल के लिए जो सही है वह केवल एक हो जाएगा, केवल एक। यह शरीर के वजन और सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल क्षैतिज सतह पर घर्षण बल पिंड के वजन के सीधे अनुपातिक होता है। घर्षण बल संपर्क में आए सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल सतहों में संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। घर्षण के परिणाम संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया, घर्षण में स्थैतिक, फिसलन और लोटनिक, तो कौन सा सही दिया गया, इसमें ए नंबर हो जाएगा, सही है। सबसे ज्यादा जो बल होता है स्थैतिक बल घर्षण बल होता है, फिर फिसलन बल होता है, सबसे कम होता है लोटनिक बल में होता है घर्षण। घर्षण स्वयं समायोजित बल होता है। जब लागू बल को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो घर्षण बल उसी दर से बढ़ता है और पिंड स्थिर रहता है। घर्षण के इसी बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जब वस्तु दूसरे सतह पर रेंगने या फिसलने लगती है तो उस सतह के बीच लगने वाला घर्षण स्पर्शी घर्षण कहलाता है। यह स्थैतिक घर्षण से कम होता है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर लौटने लगती है तब लगने वाला घर्षण बल बहुत छोटा होता है। घर्षण निम्नलिखित में से कारण से बढ़ता है। घर्षण जो होता है यह हाथों को साबुन से रगड़ने पर घर्षण आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कथन पर सही कथन इसमें दिया गया जो है
किसी तरल पदार्थों द्वारा उत्सर्जन घर्षण को कर्षण भी कहा जाता है। किसी द्रव में किसी वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल तरल पदार्थ के सापेक्ष गति, वस्तु आकृति और द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? इसमें घर्षण बल जो है दो, रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण दोनों घर्षण बल के दो प्रकार हैं जो किसी सतह के साथ वस्तु की गति का विरोध करते हैं। स्लाइडिंग और रोलिंग घर्षण के मुख्यतः अंतर यह है कि स्लाइडिंग में एक सतह दूसरे सतह के विरुद्ध रगड़ती है, जबकि रोलिंग में एक वस्तु दूसरे वस्तु पर लुढ़कती है, जिसके परिणाम स्वरूप रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाता है। कौन सा बल के कारण रुकता है? यह घर्षण बल। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से घर्षण बल के कारण रुक जाती है। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का निरोध करता है। यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा में विपरीत होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं हो तो यह किस कारण रुक जाएगी? यह रुकेगा घर्षण के कारण। जब हम साइकिल चलाते हैं तो अचानक पैडल चलाना बंद कर देते हैं, पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस घटना घर्षण के बिना मुश्किल होता है? यह होता है एक गिलास को पकड़ना, घर्षण के बिना होता है। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितता के परिणाम स्वरूप होता है घर्षण होता है। घर्षण बल जो कार्य करता है यह बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। बल की दिशा के विपरीत घर्षण बल कार्य करता है। एक साइकिल स्थिर त्वरण में चलायमान है। पीछे पहिए का घर्षण बल जो होता है यह घर्षण बल संपर्क में रखी दो वस्तु के बीच में होता है। घर्षण बल के मान जो होते हैं ठोस सतह पर ज्यादा होते हैं, उससे कम द्रव पे सबसे कम होता है ठोस वायु सतह में घर्षण बल। नेक्स्ट है, कारों के ब्रेकिंग पैड में गुण का उपयोग किया जाता है। कौन सा गुण का प्रयोग? घर्षण का सकारात्मक प्रभाव का प्रयोग करते हैं। घर्षण द्वारा किया गया कार्य जो होता है यह ऋणात्मक होता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह कहलाता है तापीय ऊर्जा में घर्षण होता है। जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती या लुढ़कती है तो स्पर्श करती हुई सतह के मध्य घर्षण बल उत्पन्न होता है जो वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय न होकर पिंड की ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगला चैप्टर है ध्वनि चैप्टर। इस चैप्टर की वृत्ति को पढ़ेंगे। ध्वनि में पहला दिया गया प्रश्न इसमें जो है दोलन जो होता है, दोलन कंपन एक पिंड का संचालन करता है। दोलन कंपन एक पिंड का संचालन करता है। किसी पिंड का अपनी बाध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित किया गया? इसमें सी 1 और 3 सही है। श्रव्य ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। श्रव्य ध्वनि जो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। और तीसरा जो है अपश्रव्य ध्वनि जो है 20 हर्ट्ज से अधिक होता है। पराश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। पराश्रव्य मानव का कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाली दो आवाज सुन सकता है। इसे श्रेणी कहा जाता है। श्रव्य श्रेणी में ध्वनि का श्रवण ध्वनि कहा जाता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम वाले को अपश्रव्य कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाले को पराश्रव्य कहते हैं। और अपश्रव्य जो कहते हैं 20 हर्ट्ज से कम वाले को। नेक्स्ट है मिलान चिन्ह करना है। जैसे सी नंबर 1 और 3 सही है। नियमित तरंग जो होता है अनियमित तरंग नियमित तरंग में। तीसरा जो है नियमित तरंग और आवर्धित कंपन नियमित और आवर्धित कंपन के बीच में होता है। नेक्स्ट शोर की विशेषता जो होती है अनियमित तरंग कम आवृत्ति, अनियमित और गैर आवर्धित कंपन होता है। मानव कान पर अप्रिय प्रभाव पड़ता है इसका। नेक्स्ट है संगीत में ध्वनि की विशेषता क्या होती है? यह नियति तरंग होता है, उच्च आवृत्ति होता है, नियमित और आवधिक कंपन होता है। किसी व्यक्ति के मानव कान और दिमाग पर सुखद और आरामदायक प्रभाव पड़ता है इसमें। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण की निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव है? ध्वनि प्रदूषण के लिए जो श्रवण शक्ति है। तेज और कठोर ध्वनि के शोर कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के अक्षणीय तेज ध्वनि के कारण होने वाली गड़बड़ी को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। श्रवण क्षति होता है, नींद की कमी के कारण थकाव आ जाता है, उच्च रक्तचाप और चिंता होने लगता है। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव जो होता है श्रवण क्षति होता है, नींद की कमी के कारण थकान होने लगता है, उच्च रक्तचाप बढ़ने लगता है और चिंता होने लगता है। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी और आवर्तकाल टी बीच क्या संबंध होता है? यह इसका संबंध होता है n=i/t होता है। ध्वनि की आवृत्ति n=i/ध्वनि की आवर्तकाल t कहते हैं। ध्वनि तरंग की
जो यात्रा करता है यह ध्वनि तरंग जो होता है ठोस में ज्यादा यात्रा करता है। ध्वनि तरंग जो होता है वायु, पानी और स्टील में यात्रा कर सकती है, लेकिन निर्वात में यात्रा नहीं करता ध्वनि। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे भी होती है, इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे की चाल सर्वाधिक ठोस और सबसे कम गैस में होता है ध्वनि की तरंग का। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ध्वनि तरंग कहते हैं इसको, विद्युत चुंबकीय गलत दिया है, दाब आधारित यांत्रिक होते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, न कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है इसमें? घनत्व। ध्वनि तरंग का विशेषता में आयाम, गति और समय आवृत्ति होते हैं। वायु में ध्वनि का जो गति 332 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि तरंगे होती है या होती है यांत्रिक होती है। यांत्रिक तरंग वह तरंग है जो पदार्थों के कंपन के कारण होती है। यांत्रिक तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के संचरण के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः इसलिए इसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग भी है। इसकी सर्वाधिक गति ठोस में, इसके बाद द्रव तथा सबसे कम गैस में होता है। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? यह करता है वस्तु की कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर। ध्वनि तरंग का आयाम वस्तु की कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के अस्थायी मात्रक को नाम दिया गया था? यह था हेनरिक रुडोल्फ हटर्ज का, हेनरिक रुडोल्फ हटर्ज के नाम पर। हेनरिक रुडोल्फ हटर्ज 1857 से 94 में जर्मनी के एक भौतिक वैज्ञानिक था। उन्होंने 1886 से 88 के बीच में विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किया था हेनरी रुडोल्फ हटर्ज के द्वारा। यह तथा रेडियो, टेलीविजन और रडार के विकास का रास्ता खोल दिया। इसके मरणोपरांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अनुसंधान एवं उसके योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कमीशन द्वारा 1930 में इसके समान ध्वनि का आवृत्ति का सही मात्रक किया गया, हटर्ज किया गया था। 1930 में हटर्ज किया गया था। कौन सा माध्यम के ध्वनि कौन से माध्यम में ध्वनि में ऊंचाई ध्वनि तरंग के संपूर्ण दोलन में लगने वाले समय होता है? यह होता है आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल में ऐसा होता है। नेक्स्ट, माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि के तरंग संपूर्ण दोलन में लगने वाले समय आवर्तकाल कहते हैं। ध्वनि में सभी विकल्प संचरण का कर सकती है, केवल द्रवावस्था, गैस, ठोस तीनों में होता है। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम आवश्यक होना चाहिए गैस, ठोस, द्रव तीनों होना चाहिए। ध्वनि गमन नहीं कर सकता है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है, वैक्यूम में। नेक्स्ट है, गर्म और छिद्र युक्त सतहों पर उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यह आधुनिक सुरक्षा के लिए। नरम और छिद्र युक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए ध्वनिक सुरक्षा तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि जो उत्पन्न होते हैं या ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो कंपन या विक्षोभ के कारण पैदा होता है तथा श्रवण इंद्रियों तक पहुंचकर सुनाई देता है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अनिवार्य में ध्वनि का संचरण नहीं होता। ध्वनि तरंगे मुख्यतः 3 प्रकार के श्रव्य, पराश्रव्य तथा अपश्रव्य तरंगों के रूप में होती है। निम्नलिखित की विभिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। यह होता है हवा का दबाव में। जब किसी ध्वनिक स्रोत से वायु में ध्वनि उत्पन्न होता है तो यह ध्वनि वायु में तेज गति से गति करता है। जब वायु के संपीड़न तथा विरलीकरण की एक श्रेणी बन जाती है तब संपीड़न तथा विरल ध्वनि तरंगे बनता है जो माध्यम वायु से होकर संचारित होती है। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र तथा विरल निम्न दाब का क्षेत्र है, अतः हवा के दबाव को भिन्नता कारण संपीड़न तथा विरलीकरण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है, डीबी होता है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई को डेसिबल कहते हैं। हर्ट्ज कहते हैं। ध्वनि का एक प्रकार का कंपन या विक्षेप होता है जिससे ठोस, द्रव, गैस से होकर संचारित होता है। ध्वनि तरंग निर्वात में गमन नहीं कर सकती। निर्वात में ध्वनि तरंग नहीं करता। ध्वनि तरंग की इसकी आवृत्ति के अनुसार विभाजित किया गया है। इसका मापन हर्ट्ज रखा गया। ध्वनि निम्न में से क्या होता है? ध्वनि जो होता है यह यांत्रिक तरंग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? ध्वनि जो होता है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता। ध्वनि जो होता है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तब हवा के कण जो होते हैं तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य प्रकाश जो होता है सुन सकते हैं, जिसको कान 20,000 से 20,000 हर्ट्ज होता है। कौन सा ग्रीक अक्षर तरंगदैर्घ्य को निरूपित करता है? यह होता है लैम्डा। लैम्डा जो है ग्रीक अक्षर है, तरंगदैर्घ्य को निरूपित करता है। लैम्डा का सही मात्रक मीटर होता है। इसका तरंगदैर्घ्य का सही मात्रक मीटर होता है। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्र स्तर क्या होता है? यह होता है 0 डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मान डेसिबल में किया जाता है। बिल्कुल मंद ध्वनि श्रव्य 0 डेसिबल होता है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर 60 डेसिबल होता है। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। मनुष्य जो होता है
मनुष्य बहुत ऊंचाई ध्वनि सहन नहीं कर सकता है। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन नहीं कर सकता है? वह है 80 डेसिबल। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार 45 डेसिबल मनुष्य के लिए सर्वोत्तम ध्वनि होता है। डब्ल्यूएचओ ने 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है। 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि मनुष्य की बहरा व 150 डेसिबल की ध्वनि मनुष्य को पागल बना सकता है। 150 डेसिबल का ध्वनि देंगे तो मनुष्य पागल हो जाएगा। 85 डेसिबल में मनुष्य का बहरा हो जाएगा 85 में। और मनुष्य का सुनने लायक जो ध्वनि है यह कितना डेसिबल तक का है? भी 80 डेसिबल तक का सुन सकता है। 85 में बहरा हो जाएगा। बताया कि 45 डेसिबल अच्छा उत्तम है। 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक माना जाता है। नेक्स्ट है सर्वनीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंग को कहते हैं। इसे कहते हैं इंफ्रासोनिक कहते हैं। इंफ्रासोनिक कहते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को श्रव्य परिसर ऑडियोबल रेंज वाली ध्वनि तरंग कहते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आवृत्ति वाले ध्वनि को अवश्रव्य तरंग इंफ्रासोनिक साउंड वेव कहते हैं। बी नंबर 22,000 हर्ट्ज की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रवण है? नहीं है, श्रवण नहीं है। 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली ध्वनि सुन सकता है मनुष्य। पराश्रव्य जो होता है अल्ट्रासोनिक वेव होता है। नेक्स्ट है हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति के रूप में मानी जाती है। यह सुपरसोनिक गति होता है। नेक्स्ट है ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि गति पर दबाव का जो प्रभाव पड़ता है यह ध्वनि की दिशा गति दबाव से प्रभावित नहीं होता है। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? यह होता है 330 मीटर पर सेकंड होता है। वायु में 20 डिग्री सेल्सियस 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ध्वनि का वेग 343.59 प्रति सेकंड लगभग 330 मीटर पर सेकंड होता है। वेग आवृत्ति तरंग की होती है। नेक्स्ट है एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है और उसका तरंग दैर्घ्य 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यह लग जाएगा 2 सेकंड लगेगा। 2 सेकंड। ध्वनि तरंग की गति 700 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि की तरंग 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लग जाएगा? 7 किलोमीटर यात्रा का समय करने में 10 सेकंड लग जाएगा। नेक्स्ट है तरंग की गति जो दिया गया और किलोमीटर में दिया गया, दूरी बटा चाल होता है 700 बटा 700, 10 सेकंड लग जाएगा। समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल लगा देंगे। नेक्स्ट है ध्वनि हवा में ध्वनि का चाल कितनी होती है? हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होता है। श्रव्य तरंग जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, मनुष्य का कान सुनता है। अश्रव्य में 20,000 हर्ट्ज से नीचे का तरंग नहीं सुन पाता है। और अवसर्य में 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंग मनुष्य नहीं सुन सकता है। कुत्ता बिल्ली सुन सकते हैं ऊपर वाले तरंग को। नेक्स्ट श्रव्य तरंग की विशेषता नहीं है, यह हर्ट्ज नहीं है, जबकि आयाम आवृत्ति वेग है। नेक्स्ट है हर्ट्ज ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, यह आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। ध्वनि तरंग की 5 विशेषता होती है: तरंग दैर्घ्य आयाम समयावधि आवृत्ति और वेग या गति। वायु में ध्वनि तरंग होती है। किसी भी ध्वनि तरंग के वेग तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति से संबंधित होती है। लैम्डा बराबर v बाई एफ होता है, जहाँ v तरंग का वेग एफ आवृत्ति लैम्डा तरंग दैर्घ्य होता है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं टोन कहते हैं। टोन एकल आवृत्ति को टोन कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंड के दरार और दोष को पता लगाने के लिए किया जाता है? यह पता करते हैं प्रावध्वनियां उच्च आवृत्ति के ध्वनि तरंग से अवरोध की उत्पत्ति का भी दिशा परिवर्तन गमन करने में कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रति सेकंड इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तीव्रता कहते हैं। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि इकाई यात्रा को तीव्रता कहते हैं। एक प्रति ध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितना होना चाहिए? यह 17 मीटर में होना चाहिए। 17 मीटर का ध्वनि जब ध्वनि तरंग एक दूसरे स्थित दृढ़ पिंड या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती है तो वह पुनः सुनाई देगी, तो इस परिवर्तित ध्वनि को पराध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट ध्वनि तरंग के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? यह कहलाती है प्रतिध्वनि कहलाती है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन तथा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति प्रतिध्वनि कहलाता है। नेक्स्ट अगला चैप्टर है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? केवल एक है। इलेक्ट्रोलाइट पानी में घुलने पर बिजली का संचालन करता है। इलेक्ट्रोलाइट पानी में घुलने पर बिजली का संचालन करता है। नेक्स्ट है सुचालक के लिए कौन सा कथन सही दिया गया? सुचालक के लिए कथन जो दिया गया सही, यह केवल ये सही हो जाएगा। सुचालक के लिए जो सही है यह केवल एक है। वे बिजली के प्रवाह को अनुमति देता है, सुचालक जो होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से चालकता के लिए कौन सा क्रम सही है? चालकता के लिए जो है मिश्र धातु में ज्यादा चालकता होती है, उसके कम अर्धचालक में सबसे कम विसंवाहक में होता है।
घटती चालकता क्रम को नीचे दिया गया है। मिश्र धातु, पिघलता हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिस, इलेक्ट्रोलाइटिस विलयन, अर्धचालक, कमजोर चालक, विषम कुचालक में। नेक्स्ट है एलईडी। एलईडी के लिए कौन सा सही दिया गया है इसमें? एलईडी जो होता है यह 2-3 सही है। यह विद्युत उपकरण है, लंबी लीड धनात्मक इसमें होता है। नेक्स्ट है सही सुमित इसमें दिखाया गया कौन है? 3, केवल 3। बैकलाइट जो कमजोर चालक होते हैं। चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर बनाए रखने में मदद कौन करता है? यह बैटरी करता है। बैटरी जो होता है चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। अगला है एक बैटरी एक बैटरी किसी बल को प्रकाशित करती है। इस प्रक्रिया का रूपांतरण किस प्रकार का होता है? यह किस प्रकार का रूपांतरण होता है? यह होता है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। नेक्स्ट है एक बैटरी किसी विद्युत हीटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल का इसमें संग्रहित किया गया खर्च करना पड़ता है। यह होता है जो रासायनिक ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण के लिए किया जाता है? यह होता है बैटरी का प्रयोग करते हैं। मोमबत्ती जो होता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊष्मा में, प्रकाश सेल होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बैटरी होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक मोटर होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बैटरी की क्षमता में व्यक्त की जाती है या एम्पियर घंटा में? एम्पियर घंटा में होता है। बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यह करता है बैटरी होता है। बैटरी निम्न युक्ति में से कौन सा संचालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है? यह होता है सेल या बैटरी होता है। धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किस चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने की सबसे आसान विधि को क्या कहते हैं? टर्मिनल के बीच में जोड़ता है जो वह कहलाता है बैटरी कहलाता है। नेक्स्ट अगला चैप्टर है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करेंगे जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है किन भूकंपीय तरंगों के अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? यह एक्स तरंग में होता है। एक्स तरंग में भूकंपीय तरंगों का अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। नेक्स्ट अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का कारण नहीं है? या मृदा अपरदन नहीं, जबकि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोटन और समुद्र के अंदर भूसंकलन भी है सुनामी का है। नेक्स्ट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? यह कथन सही नहीं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के तट को कवर करता है। गलत है, जबकि इसकी लंबाई 4000 किलोमीटर होता है, 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित है। यह सक्रिय ज्वालामुखी का एक बेल्ट होता है। नेक्स्ट है सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के मध्य के पृथ्वी को एक दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? यह उत्पन्न होता है बृहद ज्वारभाटा आता है। भूकंप की तीव्रता से मापी जाती है या रिक्टर स्केल पर मापते हैं भूकंप की तीव्रता को? भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। 1935 में अमेरिका के भूवैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर भूकंप की तीव्रता मापने के लिए एक पैमाने का विकास किया था। यह पैमाना 1 से 10 तक के आंकड़ों के आधार पर भूकंप की तीव्रता को माप सकता है, जहां 1 का अंक न्यूनतम तीव्रता और 10 अधिकतम तीव्रता को दर्शाता है। नेक्स्ट है अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का नाम जो है यह ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट है भ्रंश तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 5,895 मीटर है। यह पर्वत 3 ज्वालामुखी शिम्बो, किबो, शीरा और मंजेबी में स्थित है, जिसे किबो ज्वालामुखी सबसे ऊंचा स्थित है इसमें। नेक्स्ट भ्रंश समतल के साथ चट्टान के पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाला भूकंप को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विवर्तन भूकंप कहते हैं। भ्रंश समतल के साथ चट्टान के पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाला भूकंप को विवर्तन भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? यह माउंट ब्लैक ज्वालामुखी नहीं है। माउंट एटना ज्वालामुखी कोटोपेक्सी है। माउंट वेलिवस ज्वालामुखी है। माउंट एटना इटली में ज्वालामुखी है और कोटोपेक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। माउंट एलिवस इटली का ज्वालामुखी है। इटली का ज्वालामुखी 2 है, माउंट एटना और माउंट विलुपस है। कोटोपेक्सी इक्वाडोर का ज्वालामुखी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से विकल्प में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत एक का उदाहरण है? यह है फुजियामा। फुजियामा यह किसका उदाहरण? ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक सुप्त ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है यह हवाई द्वीप में स्थित मोआ लोआ जो है। नेक्स्ट किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? यह है एस्ट्रोम्बे को लाइट हाउस कहते हैं। सुकाजिमा जापान में है ज्वालामुखी। माउंट एरिबस अटलांटिक में है। एटना इटली का है। तीनों सक्रिय ज्वालामुखी उदाहरण है। नेक्स्ट है खराई ऊंट भोजन के लिए मुख्यतः आश्रित रहते हैं यह समुद्री खारे पतवार पर। खराई ऊंट गुजरात के कच्छ में पाए जाते हैं। यह तटीय और शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र दोनों में रह सकते हैं। इन ऊंटों को तैरने वाले ऊंट के नाम से भी जाना जाता है। यह लवणीय मैंग्रोव वृक्षों की तराई पर निर्भर करते हैं और अपने मुख्य भोजन मैंग्रोव की तलाश में 3 किलोमीटर तक समुद्र में तैर सकते हैं। नेक्स्ट अगला चैप्टर है तारे एवं सौरमंडल।
इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे फर्स्ट में, जिसमें दिया गया पहला प्रश्न दिया गया है गैसों के गैस धूल गैस गैस धूल और गैस धूल और अरबों सितारे का एक विशाल संग्रह कहलाता है। यह संग्रह आकाशगंगा कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन के रूप में जाना जाता है। यह कॉस्मोलॉजी में होता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, एंटोनॉमी में शारीरिक रचना का, और एटिमोलॉजी में वह व्युत्पत्ति शास्त्र का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य जाति या विज्ञान मानव शास्त्र का अध्ययन होता है। नेक्स्ट, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे सबसे नजदीक कौन सा आकाशगंगा है? सबसे नजदीक में आकाशगंगा जो है एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। नेक्स्ट, उस एक्सोप्लैनेट का नाम बताइए जो पृथ्वी का चचेरा बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में जाना जाता है। यह है केपलर 452b है। केपलर 452b जो है, इसे उस एक्सोप्लैनेट का नाम बताना जो पृथ्वी का चचेरा बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी का 2.0 के रूप में भी जाना जाता है। यह केपलर 452b है। केपलर 452b परिक्रमा करने वाला एक बाहरी ग्रह है जो केपलर अंतरिक्ष यान द्वारा जुलाई 2015 में खोजा गया। यह वैज्ञानिक इसे पृथ्वी का बहन और पृथ्वी 2 भी कहते हैं। नेक्स्ट, उस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थों में निर्मित है उस वैज्ञानिक से नाम पर दिया गया जो नाम है द्रव्य। ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक द्रव्य जिस पदार्थ से निर्मित होता है उसे वैज्ञानिकों ने द्रव्य कहा गया है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है, यह समय है 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख 22,000 किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी के सतह तक पहुंचने में 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। नेक्स्ट है, सौर मंडल। हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? यह आकाशगंगा का हिस्सा है। नेक्स्ट है, सूर्य की चमकती सतह को कहते हैं सूर्य का चमकती सतह को जो कहते हैं हम लोग, सूर्य के चमकने वाली सतह प्रकाश मंडल कहलाता है, जो इसका बाहरी आवरण होता है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा ग्रह जो होता है दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, वह ग्रह शुक्र है। शुक्र दक्षिणावर्त में घूमता है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा के रूप में जानते हैं? यह ग्रह शुक्र को कहते हैं। शुक्र ग्रह को जुड़वा के रूप में जानते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह तथा बृहस्पति, शनि, वरुण को जोवियन ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट है, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? यह चमकीला शुक्र ग्रह होता है। पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा कर रही है? पृथ्वी का जो चाल है 67,000 मील प्रति घंटा। पृथ्वी की जो चाल है सूर्य की परिक्रमा कर रहा है 67,000 मील प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 67,000 मील प्रति किलोमीटर घंटा की परिक्रमा से चल रहा है। पृथ्वी की सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट लगता है और 46 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। 365 एक परिक्रमा सूर्य का पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत और चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण कराता है? वह पर्वत का नाम है, पहाड़ियों पर्वतीय जाने वाले आगमन मार्ग को दर्रा कहते हैं। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उत्तर पूर्वी हिमालय भारत, चीन और म्यांमार की सीमाओं के पास स्थित है, जो त्रिसंधि का निर्माण कराता है। यह भारत और म्यांमार के बीच एक परंपरागत मार्ग है जो व्यापार और परिवहन के लिए वर्ष भर खुला रहता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का निकटतम तारा का नाम है सूर्य है। नेक्स्ट है, पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य। 500 सेकंड लगता है इसका प्रकाश पाने में। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सूर्य का प्रकाश पाने में। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगता है? यह दिन लगता है 27.3 पृथ्वी दिवस लगता है। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 27.3 पृथ्वी दिवस लगता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। यह पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 अच्छा होता है। यह पृथ्वी का परिक्रमा 27.3 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष पर चारों ओर पूरा चक्कर लगाने में 27.3 दिन लगाता है चंद्रमा। नेक्स्ट है, यह एक चंद्रमा से दूसरी चंद्रमा के बीच की समयावधि कितनी होती है? यह होता है 29 दिन से थोड़ा अधिक होता है। चंद्रमा की आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन होता है एवं ऐसे दिन जब चंद्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है एवं 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, उसी दिन को अमावस्या कहते हैं। जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है उसे अमावस्या कहते हैं। जिस दिन पूरा दिखाई देता है वह पूर्णिमा होता है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की अवधि 29.53 दिन यानी 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट 2.8 सेकंड होता है।
29 दिन 12 घंटा 44 मिनट 2.8 सेकंड का होता है एक पूर्णिमा से दूसरा पूर्णिमा का अवधि के बीच में। इस समय को चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। नेक्स्ट अगला चैप्टर है वायु तथा जल का प्रदूषण। वायु तथा जल का प्रदूषण, इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे फास्ट में, जिसमें दिया गया पहला ऑब्जेक्टिव, इनमें से किस समूह में सभी जैव इनमें से किस समूह समूह के सभी जीव निम्नलिखित पदार्थ शामिल किए गए हुए हैं। घास, लकड़ी, संतरे के छिलके शामिल हैं। हम जानते हैं कि वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यदि हम अम्लीय जल नदियों में डालते हैं तो क्या होगा? जब अम्ल का नदी में डालेंगे तो जब अम्लीय जल नदी में डाल बाहर निकालते हैं तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। शुद्ध जल का तटस्थ न्यूट्रल माना जाता है, जबकि पीएच मान 7 होता है। 7 से कम वाले विलयन अम्लीय एवं 7 से अधिक वाले क्षारीय कहलाते हैं। हम अजैव निम्नीकरण उत्पाद का उपयोग कैसे कम कर सकते हैं? पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके। अजैविकरण के विशिष्ट स्रोत का प्रतिकरण का अभिप्राय जो होता है यह होता है परिवारों को कचरा अजैविकरण वस्तुओं को जैव निम्नीकरण वस्तुओं से अलग रखने का करके कर सकते हैं। निम्न में से कौन से पदार्थ जैव निम्नीकरण नहीं होता है? वे पदार्थ जो जीवाणु और कवक जैसे अपघटक को क्रिया करके अपघटित होते हैं उन्हें अजैव निम्नीकरण कहते हैं। कांच के बर्तन, प्लास्टिक कवर इत्यादि। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं, जैसे सब्जी का छिलका, कागज, लकड़ी इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत यह है? ज्वालामुखी विस्फोट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं माना जाता है? यह खाद्य अपशिष्ट को जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं मानते। रसोई में उत्पन्न होने वाले अजैव निम्नीकरण पदार्थ को हम लोग कहते हैं, यह पदार्थ कहलाता है। वे पदार्थ जो जीवाणु और कवक जैसे अपघटक को अपघटित नहीं होने देते उसे अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहते हैं, जैसे दूध की थैली, रबर, कांच आदि होते हैं। निम्न में से किस वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं हम लोग? वाटरमैन ऑफ डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वे प्रसिद्ध जल संरक्षणवादी थे। उन्हें वर्ष 2015 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार के जल के लिए नोबेल पुरस्कार की संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, जलीय जीवों की शोषण दर स्थलीय जीवों की शोषण दर से तुलना में बहुत तेज होती है। क्यों? यह इसलिए होता है क्योंकि जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण होता है। नेक्स्ट, अस्पताल अपशिष्ट के निपटाना को सर्वोत्तम विधि का क्या होता है? यह होता है रुई से धातुओं को अलग करना और रोगान रहित करना होता है। अजैव निम्नीकरण का क्या तात्पर्य होता है? अजैव निम्नीकरण का तात्पर्य होता है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम का अपघटित नहीं हो पाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं, जैसे कांच, प्लास्टिक, डीडीटी, पॉलीथीन इत्यादि होते हैं। अपशिष्ट के उत्पाद को कम करने के लिए सर्वाधिक प्रभावी समाधान क्या होता है? मनाही होता है। सार्वजनिक स्थलों पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों का स्थान पर कागज के कपों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि कागज के कप जैव निम्नीकरण होते हैं। जैविक कचरा को निपटाने के लिए निम्न से कौन सा तरीका पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल होता है? यह होता है कंपोस्टिंग होता है। भारत का पहला ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? यह भोपाल में किया गया है, भोपाल में। नेक्स्ट, इनमें से किस अपशिष्ट वस्तु को सामान्यतः कचरा नहीं फेंका जाता है? यह पुरानी बैटरियां होता है। हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक जो होते हैं एंजाइम प्लास्टिक का विघटन नहीं कर पाते, अक्षम होते हैं। कौन सा जीवाश्म ईंधन के जलने पर कारण उत्पन्न नहीं होता है? वह होता है वायुमंडल की ऊपरी परत को जो ओजोन से स्तरों को कमी लाता है। स्मोक का बनना नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्सीजन का निर्माण होता है। जीवाश्म ईंधन के कारण उत्पन्न निम्न कारण होते हैं। अम्ल वर्षा भी होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, इनमें से कौन पर्यावरण अनुकूल इनको फ्रेंडली प्रक्रिया होता है? या सूखे पत्ते का मिट्टी में दबाकर निपटारा करना होता है। नेक्स्ट है सुपोषण के कारण होता है। सुपोषण के कारण जो होता है यह जल में जैविक अजैविक पोषक तत्वों का संग्रहण मिल जाता है। नेक्स्ट है जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है? यह होता है सुपोषण के नाम से जाना जाता है। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो कि लाइकेन जो वायु प्रदूषण का चेतावनी देता है। लाइकेन ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच सजीवता का उदाहरण है। शैवाल द्वारा कवक को भोजन द्वारा कवक द्वारा शैवाल को जल नाइट्रोजन प्राप्त होता है। कौन सा पर्यावरण संबंधी चिंता का विषय नहीं है? यह विषय जो नहीं, ओजोन परत का बढ़ना नहीं है। नेक्स्ट है ओजोन परत का बढ़ना पर्यावरण संबंधी चिंता का विषय नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय है। प्लास्टिक को खपत और इस्तेमाल को कम करना, सीएफसी का उपयोग में कमी लाना होता है। नेक्स्ट, किस रोग में जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है? जल प्रदूषण जो होता है यह प्लेग, हैजा में आदि बुखार, अतिसार होता है जल प्रदूषण से। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर जो होता है यह है 45 डेसिबल किया गया है, 45 डेसिबल है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का सर्वाधिक संगठन है, इसका
एक संवैधानिक गठन किया गया था। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 का अधिनियम सितंबर 1974 के रोका गया था। शिवरात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर 45 डेसिबल था, दिन में 55 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र की अनुमोदित सीमा 75 डेसिबल है, रात में 70 डेसिबल है। वाणिज्यिक क्षेत्र में क्रमशः 65 डेसिबल और दिन में 55 डेसिबल है, दिन में 65, रात में 55 डेसिबल है। औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल दिन में, रात में 70 डेसिबल। और घर शहर में जो है 45 डेसिबल दिन में और रात में 55 डेसिबल। दिन में 45 डेसिबल, रात में 45 डेसिबल, दिन में 55 डेसिबल। नेक्स्ट है एक क्यू आई जो होता है, क्या होता है क्यू आई जो होता है, यह होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है क्यू आई। हाल ही में भारत सरकार ने वर्षों से अधिक पुराने वाहन पर ग्रीन टैक्स कर लगाने का प्रस्ताव रखा। यह जो है 8 है, कर लगाने का प्रस्ताव जो 8 है। वर्ष 2021 में भारत सरकार ने 8 वर्ष से अधिक पुराने वाहन पर ग्रीन टैक्स कर लगाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के अनुसार ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी पर ग्रीन टैक्स रोड टैक्स का 10 से 25% की दर से लगेगा। इस टैक्स का उद्देश्य पुराने वाहन से फैलने वाले प्रदूषण को रोकना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गैस अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है? यह है NH3 नहीं है, जबकि SO2 और NO2 ये सभी अम्ल वर्षा से संबंधित है। वायुमंडल में सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरीन अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर वर्षा जल को अम्लीय बना देता है। अम्ल वर्षा का जल धरती पर वनस्पति एवं संगमरमर की इमारत को बुरी तरह से प्रभावित करता है। NH3 अमोनिया का संबंध अम्ल वर्षा से नहीं होता है। नेक्स्ट अगला है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम आया था 1974 में। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। पर्यावरण संरक्षण 1986 में आया था। 1987 में वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल किया गया 87 में। नेक्स्ट है सीवेज में पाए जाने वाले बैक्टीरिया अधिकतर होते हैं, ये रोगजनक होते हैं। जल प्रदूषण का कारण नहीं है इसमें वाहनों का तेज आवाज, जल नहीं ध्वनि है। एक बैक्टीरिया, उद्योग में तेल रिसाव, अजैविक रसायन जल प्रदूषण का कारण है। नेक्स्ट जैव अपघटनीय संदूषण का उदाहरण जो है यह है प्राकृतिक माध्यमों से शीघ्र अपघटन होना होता है। नेक्स्ट है जैव रासायनिक ऑक्सीकरण की मांग, बीओडी जो होता है किसकी मापता है? यह जल में घुला कण का ऑक्सीकरण को मापता है। नेक्स्ट नदियों में जल में बीओडी की मांग जो होता है यह होता है जल में स्थिर स्लाइमोलेना की उपस्थिति का मांग प्रदर्शित करता है। सुरक्षित पेयजल का जैव रासायनिक ऑक्सीकरण की मांग बीओडी होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पेयजल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा होती है 6 mg पर लीटर से ज्यादा होना चाहिए। पेयजल का पीएच मान 6.5 से 8.5 तक होता है। इसमें घुली ऑक्सीजन की मात्रा 6 mg पर लीटर से अधिक होती है। आजकल दिल्ली का वायु प्रदूषण कम करने के लिए बसें जो होती है, बस में संपीड़ित प्राकृतिक CNG चलाई जा रही है। जैव निम्नीकरण प्रदूषण जो होता है कपास वस्त्र होता है। जल प्रदूषण का मुख्य कारक इसमें से है औद्योगिक अपशिष्ट होता है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारक जो है इसमें SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य में SO2 गैस की मात्रा सीमा 50 इकाई निश्चित निर्धारित की गई है। इसकी माप इकाई होती है mg पर MQ होता है। वायुमंडल में CO2 की अनुमानित यात्रा जो होता है कितनी होती है? यह 400 होता है। वायुमंडल में CO2 की अनुमानित मात्रा जो होती है ppm में होता है 400 होता है। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। फ्लोराइड जो है दांत को प्रभावित करता है। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से दांत को प्रभावित करता है। फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे दांत कमजोर हो जाते हैं तथा दांत पर पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और दांतों का क्षरण होने लगता है। दांत की हड्डी में कैल्शियम का महत्वपूर्ण योगदान। पीने वाले पानी में फ्लोराइड का सीमांत मान 1 mg पर लीटर से 1.5 mg लीटर तक हो सकता है। नेक्स्ट मृदा अपरदन को रोका जा सकता है पेड़ लगा करके। भारत का अधिकांश गांव पीड़ित है किस अन्य से है? यह डी हो जाएगा। भारत में अधिकांश गांव जल प्रदूषण से पीड़ित होता है। नेक्स्ट है विश्वव्यापी पर्यावरण दुर्दशा नहीं है, कचरा प्रभाव नहीं है, जबकि इस होगा जल जीवन को सेहत ज्ञात करने के लिए किस चीज का गणना की जाती है? वह भली ऑक्सीजन की गणना करते हैं। इसमें कौन सा हवा प्रदूषण होता है? नहीं है। ऑटोमोबाइल स्टेज समृद्ध प्रदूषण के तत्व होते हैं, इसमें लेड होता है, शीशा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रदूषण के अंतर्गत कौन सा कानून पास किया गया है? यह BS4 पास किया गया है। BS4 स्टेज अप्रैल 2017 से लागू हुआ है। BS4 इसकी घोषणा 2016 में की गई थी। वर्तमान 2022 में भारत में वाहन उत्सर्जन मानक के लिए B6 चरण अप्रैल 2020 से लागू हुआ है। B6 का अप्रैल 2020 से। वर्तमान भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का कौन सा चरण लागू हुआ है? यह तीसरा चरण लागू है। वर्तमान 2022 में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का 6ठा चरण 1 अप्रैल 2020 से लागू है, जबकि प्रश्न काल के दौरान 2016 में
वाहन उत्सर्जन मानक 3 चरण लागू था। भारत स्टेट उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करता है? यह वाहन को रोकने वाले प्रदूषण को, हठीले कार्बनिक प्रदर्शन ज्यादातर होते हैं, यह होते हैं हवा और पानी होते हैं। नेक्स्ट है इसमें सीएफसी का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सीएफसी का पूरा नाम है। प्रदूषण में सूचक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? एसपीएम का पूर्ण रूप जो होता है, ये एसपीएम का पूर्ण रूप होता है सुपिंडेटेड पार्टिकल मैटर होता है। एसपीएम का पूर्ण रूप होता है जो निलंबित कणीय पदार्थ होता है। निम्नलिखित में से प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है या ओजोन क्षय नहीं है। कर्मनाद है, पशुओं की मौत, उच्च रक्तचाप ध्वनि प्रदूषण के कारण है। नेक्स्ट है, अगर निम्न में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? इसमें त्वचा रोग नहीं, जबकि रक्तचाप है, टिटनस, श्रवण ह्रास हो रहा है। कौन सी समस्या ध्वनि प्रदूषण से नहीं होती है? या डायरिया नहीं होता, बहरापन, रक्तचाप, चिड़चिड़ापन होता है। कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? यह सी हो जाएगा, तट की मछली पकड़ना जल प्रदूषण का कारण नहीं है, जबकि संपीड़ित डोपिंग, घर का कचरा, तेल फैलना, सभी। कौन सा धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनता है? यह होता है शीशा। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन का दहन का मुख्य कारण क्या होता है? यह सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पर्यावरण समस्या नहीं है? पर्यावरण समस्या इसमें कौन नहीं है? ये वृक्षारोपण पर्यावरण समस्या नहीं है। जो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अधिक अनुकूलन होता है? यह जो होता है लकड़ी का, कोयला का जलना अनुकूलन होता है। जैव आवर्धन का संचालन कारण जो होता है ऑर्गेनिक क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है, डीडीटी के संबंध में सच बताया गया जो यह है एक असंपर्क कीटनाशक होता है। डाइक्लोरो डाइफिनोल ट्राइक्लोरोइथेन होता है, डीडीटी को बोलते हैं। नेक्स्ट है, कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? यह किया था पॉल हर्मन मूलर के द्वारा किया गया था, 1939 में किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा अम्लीय वर्षा के बारे में सही है? अम्ल वर्षा के बारे में जो सही दिया गया है, अम्ल वर्षा जो होता है वायुमंडल में, अम्ल वर्षा जो है इसका पीएच मान 5.5 से कम होता है। नदियों को पानी पीएच मान को कम कर देता है। गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस शादी हुआ था, जो यह गैस था मिसाइल आइसोसनेट था, 1984 में हुआ था। 1500 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर आई थी। 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी इसमें, 1984 में हुआ था, भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के अभाव में उच्च तापमानों पर जैविक वस्तुओं के उसमें रासायनिक अपघटन को कहते हैं, यह कहते हैं पाइरोलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट है, आद्र अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? या कंपोस्टिंग कहते हैं। निम्नलिखित कीटनाशकों में किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दा को प्रचार करते हुए मीडिया की नजर में आया था? यह था एंडोसल्फाइन का आया था, एंडोसल्फाइन का आया था। भारतीय खेतों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक एंडोसल्फाइन एक प्रतिबंधित लगाया गया है। केरल सरकार ने बाद में कर्नाटक सरकार भी एंडोसल्फाइन के इस्तेमाल पर रोक लगा चुकी है। केरल सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी कारकों का हवाला देते हुए एंडोसल्फान का उपयोग गैर कानूनी घोषित कर दिया है। एंडोसल्फान एक ऐसा कीटनाशक है जिसका छिड़काव फल सब्जी को कीटों से बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, अगला चैप्टर पढ़े, अगला क्लास का 9 क्लास का वीडियो को रिविजन करेंगे पढ़ के, 8 क्लास खत्म।